हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में MGP 004 का सब्जेक्ट है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम आप सभी के एग्जाम से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो उन ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ है जिससे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो का जो पीडीएफ है इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स हैं। इसमें क्वेश्चन और आंसर की बात करें तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, लेकिन आंसर जो है वो केवल और केवल हिंदी लैंग्वेज में है। अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं नोट्स को, तो आप स्क्रीन पर विजिबल हो रहे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका पीडीएफ अवेल करवा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जिसमें आपसे पूछा गया है राज्य और स्वराज पर गांधी जी के क्या विचार है। एक तो राज्य के ऊपर, दूसरा स्वराज के ऊपर। तो कोई भी क्वेश्चन लिखने से पहले आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना है। क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद फिर मुख्य भाग उसका आंसर का जो होगा और लास्ट में आपको निष्कर्ष पे लिखना है। इसके अलावा अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी ज़्यादातर ऑडियंस ऐसी हैगी जो हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ी है और वो केवल वीडियोस को देखती है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ जरूर जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए और काम करने का, क्योंकि हम आप लोगों के लिए देर रात तक जग जग के काम करते हैं, आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट तैयार करते हैं, लेकिन जब आप लोगों का व्यूज इतना आता है लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते तो फिर थोड़ा हमको भी इस चीज़ को लेकर हर्ट होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप बेसिकली नोटिफिकेशन ऑल ना करो लेकिन सब्सक्राइब तो कर दो एटलीस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सबसे पहली बात, यहाँ पर गांधी जी के राज्य और स्वराज्य संबंधित क्या क्या विचार हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी की बात करते हैं। तो महात्मा गांधी जी का जो राजनीतिक दर्शन है, गांधी जी की जो सोच है वो पश्चिमी उदारवादी राज्य की अवधारणा से बिल्कुल अलग है। देखो इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हम राज्य या स्वराज के ऊपर गांधी जी की बात कर रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा राज्य के ऊपर पश्चिमी उदारवादियों जितने भी चिंतन है उनके विचार प्रमुख माने जाते हैं, परंतु गांधी जी के जो विचार है प्रमुख पश्चिम उदारवादी जो चिंतक है उनसे बिल्कुल अलग है। गांधी जी के विचार की बात करें तो वो नैतिकता पर, इसके अलावा आपका आध्यात्मिकता पर, इसके ऊपर आधारित है। इन दोनों के ऊपर, एक तो नैतिकता के ऊपर, दूसरा आध्यात्मिकता पे आधारित है। गांधी जी ने राज्य और स्वराज में केवल एक राजनीतिक शब्द ही नहीं बल्कि ये हमारे समाज का निर्माण करने का उपकरण है। गांधी जी कहते हैं कि अगर हम राज्य की बात करें, स्वराज्य की, तो ये रहने का स्थान नहीं है, ये केवल राजनीतिक शब्दावली नहीं है, बल्कि अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये साथ ही साथ में यहाँ पर व्यक्ति का सर्वांगीण यहाँ पर क्या हो सके, विकास हो सके, इस चीज के लिए ध्यान रखना आप सभी को। राज्य के अंदर व्यक्ति का विकास हो सकता है। राज्य जो है वो एक तरीके से व्यक्ति के लिए संरक्षक का काम करेगा, व्यक्ति की सुरक्षा के लिए काम करेगा। यहाँ पर राज्य को ध्यान रखना, पहला पॉइंट यहाँ पर आप सभी के लिए आ चुका है। यहाँ पर गांधी जी के जो द्वारा कहा गया है कि गांधी जी ने कहा है कि राज्य बाहरी नियंत्रण की एक संस्था होती है, वहीं स्वराज की जब वो बात करते हैं तो वो आंतरिक नियंत्रण या आंतरिक स्वतंत्रता की बात करती है, जिसमें हम अपने हिसाब से जीवन जिए, इसके बारे में बात होती है। राज्य को बाहरी नियंत्रण के लिए माना है और स्वराज को आंतरिक रूप से स्वतंत्रता के लिए माना गया। इसके अलावा गांधी जी स्वराज, जिसे वो क्या कहते हैं, राम राज्य भी कहते हैं। याद रखना, गांधी जी की जो स्वराज की अवधारणा है वो उनकी राम राज्य की भी अवधारणा है। और इसके अलावा अंततः वह एक ऐसी स्थिति है जहां पर राज्य आवश्यकता ही समाप्त, जब देखो जब वो कहते हैं कि राज्य जैसी संस्था जो है वो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, वो डायरेक्टली कहते हैं राज्य की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, राज्य को समाप्त हो जाना चाहिए। गांधी जी का कहना है। अभी मुख्य विचार इनके यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर देखो बता रखा है गांधी जी का राज्य संबंधित दृष्टिकोण, राज्य बनाम है अहिंसा। गांधी जी राज्य को हिंसा का एक संगठित रूप मानते हैं। गांधी जी का कहना है राज्य हिंसा करने वाली संस्था है और गांधी जी का तर्क है कि राज्य को अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कानून और पुलिस की शक्ति का उपयोग करता है। राज्य क्या करता है, राज्य मतलब जो सरकार है हमारी, वो क्या करती है, अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए हमेशा राज्य क्या करता है, कानून बना देगा, पुलिस वगैरह अपने पास रखेगा और जो उनके नियमों को नहीं मानेगा ना, जो उनके कानूनों को नहीं मानेगा, उसको पुलिसों के द्वारा उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं।
याद रखना है। तो इसीलिए वो कहते हैं राज्य नहीं होना चाहिए। राज्य क्या है? राज्य अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करती है। गांधी जी अहिंसक थे और उन्होंने अपने राज्य में, अपने स्थान पर, अपने अपने विचारों में हिंसा को कहीं पर भी जगह नहीं दी। वो अहिंसक थे, याद रखना है आप सभी को। तो गांधी जी ने राज्य को डायरेक्टली कैसा माना है कि राज्य को अपनी सत्ता बनाए रखने का और लोगों पे अत्याचार करने वाली संस्था माना है। इसके लिए वो कानून और पुलिस का उपयोग करती है। दूसरा पॉइंट आ जाता है आपका गांधी जी का, इसमें कहता है वो आपका प्रबुद्ध और अराजकतावाद। गांधी जी स्वयं को एक प्रबुद्ध और अराजकतावादी मानते हैं। कैसा मानते हैं? खुद को एक अराजकतावादी मानते हैं। उनका जो आदर्श समाज वह है जहां पर कोई भी राज्य ना हो, क्योंकि राज्य इतने अनुशासित और अनैतिक होंगे कि देखो, वो यहाँ पर डायरेक्टली क्या बात कर देते हैं, कहते हैं कि गांधी जी ने कहा कि लोग अपने आप से आत्म अनुशासित होने चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि उनको क्या करना है, क्या उनके कर्तव्य है। इस हिसाब से एक तो वो अनुशासित होने चाहिए लोग, दूसरा वो नैतिक होनी चाहिए, ताकि उस पर कोई भी बाहरी कानून, दबाव या किसी चीज की उन्हें आवश्यकता महसूस ही ना हो। लोग अगर आत्म अनुशासित होंगे, नैतिक होंगे, उनको पता होगा कि क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना, तो उन्हें किसी तीसरी संस्था की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो याद रखना आप सभी को। अगला, वो राज्य का न्यूनतम भूमिका मानता है। कहता है कि चलो ठीक है, अगर कल को राज्य बना भी दिया, सरकार बना भी दी, चूंकि राज्य पूर्ण अराजकतापूर्ण है, और इसीलिए गांधी जी ने राज्य को कैसा माना है? न्यूनतम राज्य माना है। उन्होंने कहा कि जो सरकारें हैं उनको कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। वे मानते हैं कि सरकार का सबसे अच्छा रूप वह है जो कम से कम शासन करे, यानी सरकार अपने हाथ में ज्यादातर जो साधन है उसको ना रखे, उसे ज्यादातर विकेंद्रीकृत कर दे। ताकत को एक जगह केंद्रीकृत ना होने दिया जाए, जिसको अच्छे तरीके से अगले पॉइंट में बता रखा है, विकेंद्रीकरण। गांधी जी ने सत्ता की अत्यधिक केंद्रीकरण को लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हुए कहते हैं कि अगर सारी शक्ति एक जगह केंद्रित हो गई तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए हमें पिरामिड नुमा शक्ति नहीं बनानी चाहिए। इसके अलावा समुद्र के घेराव को जैसी व्यवस्था अपनानी चाहिए। समुद्र के घेराव का मतलब है कि हर कोई शक्ति का क्या कर सके? उपयोग कर सके। शक्ति का कोई एक ही केंद्र ना रहे, ये ध्यान रखना है आप सभी को। अब बात करते हैं हम स्वराज संबंधित अवधारणा गांधी जी की। तो गांधी जी की जो स्वराज संबंधित अवधारणा है वो कैसी है? बहुआयामी अवधारणा है। गांधी जी ने स्वराज को केवल स्वराज नहीं, सेल्फ रूल ही नहीं, बल्कि उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमें ऐसा आंतरिक रूप से हमारे लिए एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र महसूस करें। हमें हमारे ऊपर किसी दूसरे बाहरी दबाव कम से कम हो, इसके बारे में वो बात करते हैं। अब इसके लिए वो कहते हैं इसके मुख्य आयाम 3 आयाम है। पहला व्यक्तिगत स्तर, दूसरा राजनीतिक स्तर और तीसरा आपका आर्थिक स्तर। व्यक्तिगत स्तर पर हमें क्या करना है? हमें अपनी इंद्रियों पर और अपनी इच्छाओं पर क्या करना है? नियंत्रण रखना है। राजनीतिक स्तर पर क्या करना है? विदेशी शासनों से हमें क्या करना है? मुक्ति रखनी है। और आर्थिक स्तर पर क्या करना है? हमें आत्मनिर्भर बनना है, स्वावलंबन बनना है। और क्या करना है? हमें अपने देश में बनने वाली जो अधिकतर चीजें हैं, स्वदेशी चीजें, उनका हमको क्या करना है? पालन करना है। ग्राम स्वराज की बात करते हैं। गांधी जी का कहना है कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। गांव जो है वो शहरों को आधार प्रदान करते हैं, यानी अगर शहर विकसित हो रहा है तो उसका मूल मकसद या मूल रीजन जो है वो क्या है? गांव है। गांव से आने वाला कच्चा माल शहरों में बिकता है, जिससे उसको लाभ मिलता है। तो ग्राम स्वराज का अर्थ ये है कि प्रत्येक गांव अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए। गांव को इतनी इतनी ज्यादा गांव को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए क्या करें? ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। यह एक ऐसी आत्मनिर्भर ग्राम गणराज्य है जहां पर स्थानीय समस्याओं का निर्णय स्वयं ले कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ग्रामीण गणराज्य के जो लोग हैं वो क्या करें? वो अपने निर्णय क्या कर सके? स्वयं खुद ले सके। इसके बारे में भी आपको याद रखना। नेक्स्ट आप सभी का क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका राज्य और स्वराज्य के बीच संबंध। राज्य और स्वराज्य के बीच क्या क्या संबंध है? सबसे पहला आपका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। गांधी जी कहते हैं राज्य को एक शक्ति, राज्य की शक्ति को सीमित करने की बात करते हैं और वो राज्य को एक ट्रस्ट मान के, संस्था मान के बोलते हैं काम करने के लिए। उनका कहना है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जहां पर अमीर और शक्तिशाली लोग जो है वो ज्यादातर देखते हैं वो उसका नियंत्रण कर लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर राज्य में जो भी शासक में जो भी व्यक्ति आए वो अपना कर्तव्य माने, वो क्या करे? समाज की धरोहर को माने कि वो एक ऐसी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं जिनका मूल उद्देश्य क्या है? कि समाज में लोगों को एक बेहतर जीवन प्रदान करना। समाज में अगर वर्ग संघर्ष है तो उसको क्या करना? समाप्त करना। अगला, इसमें
अधिकार और कर्तव्य की बात है। गांधी जी का कहना था कि भाई स्वराज केवल अधिकारों की मांग से नहीं बल्कि कर्तव्य पालन से आता है। स्वराज मतलब स्वयं का राज। हमें अधिकारों की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। कब नहीं पड़ेगी? जब हम सभी के सभी अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। और इसीलिए गांधी जी ने स्वराज तभी संभव की बात की है जब अधिकारों से ज्यादा हम समाज में कर्तव्य के प्रति जागरूक होंगे। हम ज्यादातर कर्तव्यों का पालन करने की बात करेंगे। अब इसके साथ में कुछ इसकी आलोचना भी होती है। आलोचक ये कहते हैं कि भाई गांधी जी ने राज्यविहीन समाज को प्रस्तुत करना चाहा, और राज्य आप सभी को पता है ऐसा नहीं है कि राज्य अराजकपूर्ण है। राज्य जो है वो सहयोगात्मक भी है। राज्य का समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखता है। राज्य जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो राज्य के हम केवल एक नकारात्मक पक्ष को देखते हुए ये नहीं कह सकते कि राज्य जैसी संस्था होनी नहीं चाहिए। नहीं, हमारे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, परमाणु ऊर्जा की बात है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात है, लोगों के जन कल्याण के लिए बात है। तो ये सब समस्या कौन करता है? चलो समाधान। इसके अलावा वैश्विक स्तर पे भी हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित करना है, व्यापार को बढ़ावा देना है, तो ये राज्य ही तो हमारा करता है। और राज्य नहीं होगा तो फिर कौन करेगा इस चीज को? कौन करेगा? ये हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। इसके अलावा गांधी जी जो दृष्टिकोण है व्यवहारिक रूप से कम है, और वो थोड़े से कैसे हैं, आशावादी ज्यादा है, जो एक नैतिक मानदंड के रूप में स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं गांधी जी के बारे में कि गांधी जी कैसे हैं, आदर्शवादी ज्यादा है। कैसे हैं? आदर्शवादी। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। अब यहाँ पर निष्कर्ष आएगा। कोई भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो, जब तक आप उसमें निष्कर्ष ऐड नहीं करोगे वो आंसर आपका अधूरा है। तो निष्कर्षता गांधी जी के राज्य और जो है आपका स्वराज्य की विचारधारा जो है वो केंद्रीकरण के विरुद्ध है। पहली बात, वो नहीं चाहते थे कि भाई सत्ता का केंद्रीकरण हो। दूसरी बात, वह लोगों के कर्तव्यों का पालन करने की बात करते हैं, नैतिकता को बढ़ाने की बात करते हैं, आत्म अनुशासित होने की बात करते हैं, और साथ ही साथ में वो किसकी बात करते हैं? वो बात करते हैं कि राज्य का कम से कम क्या हो, लोगों के ऊपर प्रभाव। यही सारे आपके विचार हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है अधिकारों और कर्तव्यों पर गांधी जी के विचार। तो कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना तो पहले प्रस्तावना। गांधी जी जो उनके राजनीतिक दर्शन की बात करते हैं तो उसमें अधिकार और कर्तव्य की परंपरा जो है पश्चिमी दृष्टिकोण से अलग है। पश्चिमी दृष्टिकोण के लोग जो है वो अधिकार और जो हमारे कर्तव्य हैं उसको एक अलग दृष्टि से देखते हैं, और गांधी जी अलग। जहाँ आधुनिक उदारवादी लोकतंत्रों अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं उसमें अधिकारों पे ज्यादा बल दिया जाता है, और लेकिन गांधी जी ने अधिकारों से ज्यादा वर्तमान समय में किस पे प्राथमिकता दी है? कर्तव्य। गांधी जी का कहना था कि लोग अगर अधिकारों से ज्यादा कर्तव्य का पालन करें, अपने कर्तव्यों का ध्यान रखें, तो समाज में हमें किसी भी प्रकार के अधिकारों की आवश्यकता नहीं होगी। देखो वो क्या कहते हैं, उनके अनुसार अधिकार वे हैं जो हमारे कर्तव्य का पालन करने से हमें प्राप्त होते हैं। अगर हम कर्तव्य का पालन करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली अधिकार मिल जाएंगे। गांधी जी का ये भी मानना था कि समाज में अधिकारों का दावा करना अक्सर संघर्ष और शोषण बनाता है। यानी समाज में अगर हम अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, दावा करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या करेगा? संघर्ष को ज्यादा बढ़ावा देगा। अब यहाँ पर आप सभी के कर्तव्य की प्रधानता की बात है। कर्तव्य केंद्रित समाज। गांधी जी का क्या तर्क है? गांधी जी का तर्क है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य को निष्ठा पालन करना चाहिए, तो अधिकारों के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि ऊपर हम बोलते हुए आ रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति निष्ठापूर्वक अगर अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो उसको अधिकारों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अधिकार वास्तव में कर्तव्यों का स्वाभाविक परिणाम है। अगर हम देखें कि अगर हम कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अधिकार हमको मिल ही जाएंगे। दूसरा है नैतिक दायित्व। गांधी जी ने कहा है कर्तव्य केवल कानूनी बाध्यता नहीं है बल्कि एक नैतिक दायित्व है। अब देखो सरकार ने संविधान में ये क्या रखा है कि लोगों को मौलिक कर्तव्य मानने पड़ेंगे, तो ये हम लोगों को प्रेशराइज करके बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर खुद ही नैतिकता होनी चाहिए। इतनी लोगों के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि वो क्या उनका कर्तव्य है क्या नहीं, वो उनका पालन करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने एक छोटे से परिवार का एग्जाम्पल लेते हैं। परिवार में सभी लोगों के सभी सदस्यों का काम बंटा होता है, लेकिन जब वो अपना काम नहीं करता ठीक ढंग से तो परिवार में दूसरे लोग उसको क्या करते हैं? डांटते हैं। अगर बच्चा है उसका मेन काम क्या है? पढ़ाई लिखाई करना। अगर वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता तो हर कोई उसको क्या करता है? डांटता है। अब आपके पेरेंट्स है, उनका मेन काम क्या है? पैसे कमाना। अगर वो पैसे नहीं कमाएंगे तो उनको क्या किया जाएगा? दायित्व डांटा जाएगा। तो नैतिक दायित्व क्या है कि हर कोई अपने कर्तव्य का पालन करे। उदाहरण के तौर पर समाज के प्रति सेवा का भाव और अहिंसा का पालन करने की बात की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आप सभी का अधिकारों की गांधीवादी अवधारणा। अधिकारों का मूल स्रोत गांधी जी का मानना है कि वास्तविक अधिकार केवल वे हैं जो समाज की उपज है, समाज से हमें प्राप्त होते हैं। याद रखना है, जो अधिकतर समाज की
कीमतों से प्राप्त किए जाते हैं वे अधिकार नहीं बल्कि विशेष अधिकार है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है कि जो समाज में अधिकार जो मूल रूप से हमें कहाँ से मिलते हैं, समाज के द्वारा मिलते हैं, समाज के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। और सीधी सी बात है, समाज के अंदर ही हम अधिकारों को रहकर पालन करते हैं। अगर हम ठीक ढंग से अधिकारों का पालन करेंगे तो समाज उसको स्वीकृत करेगा, लेकिन हम अधिकारों को ठीक ढंग से पालन नहीं करेंगे, अधिकारों को ठीक ढंग से यूज नहीं करेंगे तो समाज कभी उसको स्वीकृत नहीं करेगा। ट्रस्टीशिप और अधिकार, गांधी जी ने संपत्ति के अधिकार को भी सीमित किया। उन्होंने कहा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि धनी व्यक्ति जो है वो उसके पास इतनी ज्यादा संपत्ति नहीं होनी चाहिए और ना ही वो मालिक होना चाहिए सॉरी, के पास इतनी ज्यादा संपत्ति नहीं होनी चाहिए कि वो समाज में मालिक बन जाए, और बल्कि वह समाज का एक ट्रस्टी होता है। वो क्या करेगा, इसी प्रकार अधिकार केवल तभी तक वैध है जब सार्वजनिक हित के लिए उसका उपयोग किया जाए। सॉरी, सार्वजनिक रूप से अगर हम ठीक ढंग से क्या करते हैं, उपयोग करेंगे अधिकारों का, तो वो हम लोगों के लिए ठीक है। लेकिन अगर हम समाज में अगर कोई ताकतवर या दबंग बंदा है, अगर वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर कोई अधिकारों की उस अधिकार की बात करेगा, यहाँ पर करेगा ही नहीं। अगला है मानवीय गरिमा। अधिकार क्यों इंपॉर्टेंट है, मानवीय गरिमा के लिए गांधी जी ने अधिकार का केंद्र व्यक्ति की गरिमा माना है। उन्होंने ये माना है कि उन अधिकारों का समर्थन किया है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्रता बनाए रखने में सहायता करते हैं। व्यक्ति के विकास करने में जो बातें इंपॉर्टेंट होती है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगला कॉन्सेप्ट है आप सभी का अधिकारों और कर्तव्यों के बीच में संतुलन। अगर हम देखें पारस्परिक संबंध के रूप में, गांधी जी के दर्शन में अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के क्या है, दो पहलू हैं। वे मानते हैं कि यदि कर्तव्य पालन सही ढंग से किया जाए तो अधिकार स्वयं ही क्या हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। जैसे कि ऊपर भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी, सेम बात है। इसके अलावा अहिंसा के साथ जुड़ाव, उनके अनुसार, गांधी जी के अनुसार अधिकारों की प्राप्ति का मार्ग हिंसा नहीं होना चाहिए। यानी अधिकार जो हमें मिल रहे हैं वो हम कैसे प्राप्त कर रहे हैं, हमें सरकार जो प्रदान कर रही है वो तरीका ठीक है, लेकिन हम मारपीट करके, हिंसा करके अधिकार लेना चाहें, अधिकार प्राप्त करना चाहें, यदि अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष हो भी गया तो केवल ये सत्याग्रह के माध्यम से होना चाहिए। संघर्ष का मतलब खून खराबा नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक रूप से हम अपनी मांग कर रहे हैं अधिकारों की, इस चीज को भी ध्यान रखना है, आंदोलन के जरिए। आज के ज़माने में अगर हम देखें तो वर्तमान समय में, आज के दौर में जब अधिकारों का शोर अधिक बढ़ गया है, लोग अपनी जिम्मेदारियों को भूल रहे हैं। गांधी जी ने यह विचार दिया था कि जैसे जलवायु परिवर्तन है, सामाजिक असमानता है, वैश्विक संघर्ष है, इन सभी को सुलझाने के लिए हम सभी को अधिकारों की जगह अपने कर्तव्यों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसी समस्याएं होती है जो केवल अधिकारों के जरिए ही स्पष्ट नहीं होती। अब यहाँ पर गांधी जी अधिकार और कर्तव्य के बारे में एक नैतिकता का सिद्धांत देते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी नैतिकता का पालन करना चाहिए, जहां आवश्यक हो वहीं पर संघर्ष होना चाहिए, वो संघर्ष के लिए सत्याग्रह होना चाहिए, और साथ ही साथ में लोगों को अधिकारों के प्रति जागरूकता जरूर होनी चाहिए, लेकिन लोग ज्यादातर अपना कर्तव्य पालन, आत्म अनुशासित, इन सब चीजों के बारे में इसमें बात होती है, चर्चाएं होती है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एक सेकंड पानी पी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, शक्ति से आप क्या समझते हैं, गांधी जी के उस पर क्या विचार है। प्रस्तावना, गांधी जी राजनीतिक चिंतन में शक्ति यानी पावर की अवधारणा पारंपरिक और पश्चिमी मार्क्सवादी दृष्टिकोण से पूरी तरीके अलग है। यानी गांधी जी की जो शक्ति की अवधारणा है वो एक तो मार्क्सवाद से और जो पारंपरिक पश्चिमी चिंतन है उससे अलग है। जहां सामान्यतः शक्ति का अर्थ दूसरों पर नियंत्रण या बल प्रयोग या राजनीतिक अधिकार माना गया है, जो ज्यादातर लोगों ने क्या कहा है, शक्ति क्या है, शक्ति दूसरों को कंट्रोल करना, बल का प्रयोग करना, या फिर राजनीतिक रूप से आप कितने ताकतवर हो या आपके पास कितने अधिकार है, ये शक्ति है। गांधी जी ने शक्ति को वास्तविक अर्थ क्या कहा है, आत्मशक्ति का है, सेल्फ पावर का है, उन्होंने कहा है नैतिक सत्ता का है। उन्होंने क्या कहा है, आत्मशक्ति या फिर नैतिक सत्ता का है। उन्होंने कहा है शक्ति का हिंसा, शक्ति का जो आधार है वो हिंसा नहीं बल्कि सत्य और अहिंसा पर आधारित जन सहमति है। शक्ति मुख्य रूप से सत्य के रूप में मानी गई है और अहिंसा के रूप में है,
और साथ ही साथ में जो ज्यादातर लोगों की सहमति हो जिस मुद्दे पर, वही हमारी शक्ति है। गांधी जी के अनुसार शक्ति का स्वरूप कैसा है? तो सबसे पहले है शक्ति का लोकतंत्रीकरण। गांधी जी का मानना है कि शक्ति किसी भी व्यक्ति के पास या कोई भी संस्था है उसके पास केंद्रित नहीं होनी चाहिए। जो शक्ति को अत्यधिक केंद्रीकरण से क्या होगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरनाक बन जाएगा, दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरनाक बन जाएगा। अगर किसी एक व्यक्ति के पास से ज्यादा पावर आ जाएगी तो वो क्या करेगा, उस अधिकार का हमेशा दुरुपयोग करेगा, अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करेगा, दूसरों को अपने अधीन रखने की कोशिश करेगा। याद रखना आपसे, इन्होंने शक्ति का लोकतंत्रीकरण या बराबर रूप से विभाजन की बात करी है। शक्ति का स्रोत जो है जनता। गांधी जी के अनुसार किसी भी शासक या राज्य के पास शक्ति का स्रोत जनता है। जनता के द्वारा सरकार को शक्ति प्रदान की जाती है। यदि जनता सहयोग करना बंद कर दे तो राज्य या जो भी पावरफुल व्यक्ति है उसकी शक्ति मिलना बंद हो जाएगी और उसके असहयोग के सिद्धांत के ऊपर ये आधारित है। अगला, नैतिक बनाम शारीरिक शक्ति। गांधी जी ने शारीरिक शक्ति और आकस्मिक शक्ति के बीच में अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने शारीरिक शक्ति को हथियार और पुलिस का प्रयोग बताया है और उसको कम पावर माना है, जबकि आत्मिक शक्ति जो है सत्याग्रह, उपवास, करुणा, इनके ऊपर आधारित है, जो व्यक्ति के लिए ज्यादा सर्वोच्च शक्ति मानी गई है। व्यक्ति इसका उपयोग करके ज्यादातर लोगों को संगठित कर सकता है। अगला कॉन्सेप्ट है आपका शक्ति और हिंसा। हमने देखा है जहां पर भी शक्ति का कई बार प्रयोग होता है तो वहां हिंसा देखने को मिलती है, परंतु शक्ति और अहिंसा के बारे में क्या बोलते हैं गांधी जी? गांधी जी का मानना है कि अहिंसा के बिना शक्ति का प्रयोग विनाशकारी है। अगर हम अहिंसक हैं, अहिंसा के बिना, गांधी जी का क्या मानना था कि अहिंसा के बिना शक्ति का प्रयोग विनाशकारी है। अगर हम लड़ाई झगड़ा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं लड़ाई झगड़ा की, अहिंसा के बिना शक्ति का प्रयोग क्या है? विनाशकारी। अगर हम हिंसा करेंगे और शक्ति का प्रयोग करेंगे तो सीधी सी बात है दूसरों के लिए नुकसानदायक है। उनका मानना है कि हिंसा से प्राप्त की गई शक्ति कभी स्थायी नहीं है। आपके पास जब तक पावर है तब तक, मतलब जब तक आप ताकतवर हो जब तक आपके पास शक्ति है, जो अगर आपने हिंसा से प्राप्त करी है। लेकिन जैसे ही आपके पास में ताकत खत्म हो जाएगी, आपकी शक्ति खत्म हो जाएगी, तो वहां पर हिंसा क्या होती है, फिर दोबारा दूसरा को हिंसा करके आपसे शक्ति छीन लेगा। स्थायी रूप से आपके पास नहीं है वो। नेक्स्ट है आपका, उन्होंने शक्ति को केवल दूसरों पे शासन करने का साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वयं सुधार और सेवा के रूप में देखा। उन्होंने कहा है कि शक्ति कैसी है जो स्वयं सुधार की बात करे। याद रखना है आप सभी को। यहाँ पर गांधी जी शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए ट्रस्टीशिप का विचार प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि जिनके पास शक्ति है, संपत्ति, उन्हें यह समझना चाहिए कि वह इसके स्वामी नहीं बल्कि संरक्षक है। हमारा काम क्या है कि हमें ये काम है कि हम इसका दुरुपयोग ना करके बल्कि सार्वजनिक कल्याण के लिए इसका उपयोग करेंगे। अगर हमने अपनी नैतिकता खो दी तो कहीं ना कहीं सभी लोग इससे क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। याद रखना आप सभी को। कई लोग ऐसे भी हैं जो गांधी जी की इस आधार पर शक्ति के मॉडल की आलोचना भी करते हैं। उन्होंने माना है कि जहाँ पर शक्ति का संतुलन ही जो है वो शक्ति है। आप अपने आप को हमेशा ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे हो तो यही आपकी शक्ति है। याद रखना आप सभी को। अगला क्वेश्चन है आपसे भी, क्वेश्चन नंबर 4 है, फांसीवाद और समाजवाद की बीच की क्या कड़ी है? तो फांसीवाद और समाजवाद दोनों भिन्न राजनीतिक विचारधाराएं। आधुनिक इतिहास के जो विपरीत छोर पर अगर हम देखें, इसको अपोजिट डायरेक्शन में देखें, जहां पर फांसीवादी एक उग्र और अधिनायकवादी विचारधारा है, वहीं समाजवादी समानता के ऊपर आधारित है। देखो, जहां पर फांसीवाद की बात करते हैं वो उग्र राष्ट्रवाद, तानाशाह या अधिनायकवाद की बात करता है, लेकिन जहां पर हम समाजवाद की बात करते हैं तो समाज में समानता की बात होती है, समाज में न्याय स्थापित करने की बात होती है। दोनों के बीच में जो है कड़ी का विश्लेषण करने की बात होती है, क्योंकि दोनों ही विचार में राज्य की भूमिका पर केंद्र माना गया है। दोनों में देखो राज्य को मुख्य माना गया है, एक जगह समानता लाने के लिए, एक जगह सत्ता का ज्यादा उपयोग करने के लिए। तो राज्य को महत्वपूर्ण माना गया, उनका उद्देश्य क्या है, जैसे कि नीचे देखते हैं। पहला पॉइंट है राज्य की केंद्रीय भूमिका। फांसीवाद और जो समाजवाद है दोनों विचारों में राज्य को प्रमुख संस्था माना गया है। फांसीवाद में राज्य को सर्वोच्च माना गया है और अविभाज्य संस्था माना गया है, यानी जो सबसे ताकतवर है और उसको हम बांट नहीं सकते, उसकी शक्ति पर अंकुश नहीं लग सकते। जहां व्यक्ति की पहचान राज्य के भीतर होती है। दूसरी ओर समाजवाद में राज्य का जो काम है वो बेसिकली क्या माना गया है, समाज में सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करना, संसाधन जो भी मौजूद है हमारे समाज में उसको न्यायपूर्वक हर कोई क्या कर सके, उपयोग कर सके। अगला आप सभी का दार्शनिक और वैचारिक विभिन्नता की कड़ी। इसमें लक्ष्य में अंतर। फांसीवाद का उद्देश्य राज्य या राष्ट्रीय गौरव और विस्तारवाद को बढ़ाना है, जबकि
समाजवाद का मेन उद्देश्य क्या है? समाज में अमीर गरीब का जो अंतर है, वर्ग विहीन समाज को स्थापित करके समाप्त करना है। अगला कॉन्सेप्ट है आपका अधिकार बनाम कर्तव्य। फांसीवाद व्यक्ति के अधिकार को राज्य के हित के लिए पूरी तरीके से दबा देते हैं। यानी अगर कोई एक व्यक्ति है, वो व्यक्तिगत अधिकार की मांग कर रहा है, लेकिन उसके अधिकार से राज्य को कोई फायदा नहीं है, तो उसके अधिकारों को क्या कर दिया जाएगा? दबा दिया जाएगा। इसके विपरीत जो है समाज में उनका प्रयास क्या होता है? समाज में सामूहिक रूप से ज्यादातर लोगों के लिए एक समान व्यवस्था की जाए। अगला आपका सभी का कॉन्सेप्ट है आपका लोकतंत्र पर दृष्टिकोण। समाजवादी लोकतंत्रवादी समाज और आपका इसके माध्यम से समाज को लोकतांत्रिक दृष्टि से बेसिकली समाज को सशक्त बनाना चाहते हैं। और फाशीवाद का जो उदय है वो लोकतंत्र की विफलता के रूप में ही हुआ है, याद रखना है। लोकतंत्र जब असफल रहता है तब किसका उदय होता है? तब फाशीवाद का उदय। अगर गांधी जी के बारे में बात करें तो गांधी जी ने फांसीवाद और साथ ही साथ में जो साम्यवाद है, इन दोनों विचारधाराओं के को ज्यादा उपयुक्त नहीं माना। उन्होंने कहा है दोनों विचारधाराओं के लिए कि ये हिंसा पर आधारित है, और उनका ये भी मानना है कि दोनों संस्था जो है वो शक्ति का क्या करती है? दोनों तरह की पावर जो है शक्ति का दुरुपयोग करती है। इसके अलावा गांधी जी के अनुसार फांसीवाद अपनी आक्रामक प्रकृति के लिए हिंसा को बढ़ावा देता है, यानी हिंसा को बढ़ाता है। समाजवाद में हिंसा की क्रांति, ऐसे मार्क्सवाद की क्रांति जो है वो कब आएगी? मार्क्सवाद की क्रांति जब ऐसे समय में आएगी जब एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग को बहुत ज्यादा शोषित किया जाएगा, तो वो ऐसे समय में उनको समर्थन भी दे सकते हैं। इससे समाज में समानता स्थापित होगी। इसके अलावा इनके बीच की जो कड़ी का विश्लेषण करना चाहो तो आप विश्लेषण कर सकते हो। आई होप आपको तो क्वेश्चन क्लियर ही हो गया होगा। गांधी जी की नागरिकता संबंधित क्या संकल्पना है? गांधी जी ने नागरिकता की बात जब हम करते हैं गांधी जी की, तो गांधी जी ने नागरिकता केवल कानूनी और राजनीतिक दर्जे तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसको एक नैतिक जिम्मेदारी माना है। गांधी जी के अनुसार नागरिकता को अधिकारों के बजाय कर्तव्यों के संदर्भ में भी परिभाषित किया गया है, याद रखना आपसे। तो अधिकारों को कर्तव्यों के बजाय नैतिकता के रूप में भी संवर्धित किया गया है। गांधी जी का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो उसे अधिकारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांधी जी नागरिकता की संकल्पना स्वराज पर आधारित है, जहाँ पर एक आदर्श नागरिक वह है जिसमें आत्म अनुशासित है, जिसमें आत्म अनुशासन के गुण है, जो समाज के प्रति अपनी जवाबदेही को समझता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? वो व्यक्ति नागरिक कहलाता है। याद रखना आप सभी को, अच्छा नागरिक कहलाता है। कर्तव्य पर आधारित नागरिकता, गांधी जी का मानना था कि समाज में नागरिकता केवल विशेष अधिकार पाना है नहीं, बल्कि निरंतर सेवा करना है। समाज में वही व्यक्ति आपका नागरिक कहलाएगा जो लगातार क्या करेगा? सेवा करेगा। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक अधिकार की पूर्ववर्ती कर्तव्य उत्पन्न होती है, यानी हर एक व्यक्ति को जब कोई नया अधिकार मिलता है तो उसका आधार जो होता है पुराना अधिकार होता है। यदि नागरिक अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करे या तो अधिकार स्वयं सुरक्षित हो जाते हैं। हर एक व्यक्ति अगर अपने अधिकारों का ईमानदारी से पालन करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके क्या होंगे? अधिकार सुरक्षित हो जाएगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप सभी का क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप सभी का नागरिकता और अहिंसा का संबंध। नागरिकता और अहिंसा का संबंध। गांधी जी नागरिकता के लिए अहिंसा की कुछ अनिवार्य शर्तों को मानते हैं। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि एक आदर्श नागरिक वही है जो अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करता है, लेकिन उसके लिए अहिंसा का सहारा उसको नहीं लेना। याद रखना है, असली नागरिक जो है, अच्छा नागरिक जो है वो वही व्यक्ति है जो समाज में क्या ना करे? संघर्ष ना करे, हिंसा ना करे, इसका सहारा ना ले, वही अच्छा नागरिक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो नागरिकता की जब हम बात करते हैं तो नागरिक का कर्तव्य है कि वह राज्य में उसके कानूनों का विरोध करे जो अनैतिक है, और ऐसे कानूनों का विरोध ना करे जो क्या है? अनैतिक नहीं है। और सीधी सी बात है, विरोध करने का मतलब ये नहीं कि सड़क पे लाठी डंडा लेकर उतर आए ना, हमें सत्याग्रह के माध्यम से विरोध करना है। गांधी जी ने अपने नागरिकों के लिए सक्रिय रूप से भागीदारी की बात करी है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है गांधी जी ने भाई नागरिकता ग्राम स्वराज की उदाहरण है, और अच्छा नागरिक वही है जो अपने कर्तव्य का क्या करे? ठीक ढंग से पालन करे। याद रखना आप सभी को। अगला है कि यह संकल्पना एक नागरिक समाज की वकालत करता है जो अपनी समस्या का समाधान करती है और अपने समुदाय के माध्यम से करती है। समस्या का समाधान कैसे करेगी? अपने समुदाय के माध्यम से। गांधी जी ने वैश्विक नागरिकता के समर्थक नहीं थे, उन्होंने वासुदेव कुटुंब की भावना कही थी।
उन्होंने कहा है कि गांधी जी केवल एक राष्ट्र की वो नागरिकता की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति पूरे दुनिया का जो है उसके बीच में भाईचारा होना चाहिए। भाईचारा का मतलब है जो एक दूसरे का सम्मान करे, बंधुत्व की उनके में भावना होना चाहिए, मानवता की भावना राष्ट्र की भावना से सर्वोपरि है। हर एक व्यक्ति को अपने राष्ट्र से अपना दर्जे को ऊंचा उठाना चाहिए और एक दूसरे का क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, गांधी जी ने किस आधार पर मार्क्सवाद के विचार को आलोचना कर दिया। अगर गांधी जी की बात करें और मार्क्स की बात करें, दोनों ही एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जिसमें किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वर्ग का शोषण ना हो, परंतु उनके मार्ग में, विचारों में काफ़ी भिन्नताएं थी। मार्क्स जो है वो समाज में वर्ग संघर्ष को समाप्त करना चाहते थे और राज्य की शक्ति को सीमित करना चाहते थे। वहीं गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी साम्यवाद, समाज अहिंसा पर आधारित है। उनका कहना है कि समाज एक ऐसा हो जो सभी को एक समान समझा जाए और उसमें हिंसा को कोई स्थान नहीं दिया गया है। गांधी जी ने मार्क्सवाद की हिंसा कार्य प्रणाली को माना है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जब दुनिया के मजदूर एकजुट हो जाएंगे, जब दुनिया के मजदूर क्या होंगे, एकजुट हो जाएंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। ये भी आप सभी को क्या करना है, याद रखना है। इसको बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एकजुटता तो दिखानी है। दुनिया के जो शोषक वर्ग है उनसे बचाव के लिए हमें अल्टरनेटिव तरीका अपनाना। ये नहीं कि हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हम क्रांति कर रहे हैं। क्रांति नहीं बल्कि सत्याग्रह करने की बात उन्होंने की है। उन्होंने क्या कि हिंसा बनाम अहिंसा। अहिंसा की बात कौन करता है, गांधी जी। हिंसा की बात कौन करते हैं, कार्ल मार्क्स। मार्क्स का कहना था कि वर्ग संघर्ष अनिवार्य है, इसीलिए हिंसात्मक क्रांति के जरिए ही जो है समाज में वर्ग संघर्ष समाप्त हुआ। लेकिन गांधी जी इसके विपरीत थे। गांधी जी का कहना है कि समाज में अगर भेदभाव मौजूद है, समाज में अगर ताकतवर अमीर लोगों ने समाज को नियंत्रित कर रखा है, तो हमें क्या करना है, हमें संघर्ष या क्रांति का तरीका नहीं अपनाना, हमको सत्याग्रह करना है, हमें असहयोग करना है, हमें आंदोलन तो करना है परंतु जो शांतिपूर्वक आंदोलन हो, हम उसकी बात करते हैं। अगला है राज्य की भूमिका। तो राज्य की भूमिका के बारे में बता दिया। मार्क्सवाद जो है वो राज्य की भूमिका को अधिनायक के रूप में देखते हैं। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो राज्य है वो अमीरों द्वारा बनाई गई संस्था है और अमीरों के ही फायदे में काम करने के लिए राज्य जो है वो काम करती है। जैसे ही कोई अमीर के खिलाफ गरीब आंदोलन करता है तो वो पुलिस या फिर अपने अन्य कानूनों के जरिए उनको क्या कर देता है, वो दबा दिया जाता है। गांधी जी ने गांधी जी ने हिंसा का गांधी जी ने क्या क्या राज्यों को हिंसा का प्रतीक माना है, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने भी माना है, परंतु वह शक्ति का जो केंद्रीकरण है उसका गांधी जी विरोध करते हैं। उनका कहना है कि समाज में एक ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ पर राज्य का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए, राज्य कम से कम क्या करे, अपना भूमिका निभाए। अगला है आपका ट्रस्ट यानी भौतिकवाद बनाम नैतिकवाद। गांधी जी जो है वो ऐतिहासिक भौतिकवाद पर, मार्क्सवाद जो है पूरी तरीके से ऐतिहासिक भौतिकवाद पर आधारित है, लेकिन गांधी जी जो है वो आध्यात्मिक और नैतिकवाद पर आधारित है। वो मनुष्य की कल्पना करते हैं, विकास के लिए कोरी कल्पना। अगला व्यक्तिगत की बात करते हैं तो गांधी जी की व्यक्तिगत रूप से लोगों की गरिमा को सर्वोपरि उन्होंने माना था। उनका डर था कि मार्क्सवाद व्यवस्था में व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो धीरे धीरे क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। संघर्ष से समाधान करने के लिए संघर्ष जो सत्याग्रह है वो कैसे एक मुख्य भूमिका है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये आ चुका है। तो संघर्ष आप सभी को पता है, गांधी जी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कोई विरोध का तरीका नहीं बताया। गांधी जी ने संघर्ष को समाप्त करने के लिए जो है वो विश्लेषण, वो आध्यात्मिक और नैतिक रूप से उन्होंने कहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें नैतिक रूप से हमें हिंसा को समाप्त करना चाहिए। और सत्याग्रह के लिए इन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, यानी सत्य पर आग्रह रहना चाहिए, सत्य के प्रति अडिंग रहना चाहिए हर एक व्यक्ति को। उनको पता है कि समाज में भाई ताकतवर लोगों के द्वारा, अमीर लोगों के द्वारा गलत किया जा रहा है, तो लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको उनसे लड़ाई लोहा नहीं लेना, आपको क्या करना है, आपको शांतिपूर्वक ढंग से उनका क्या करना है, आंदोलन करना है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आप सभी का है संघर्ष समाधान में सत्याग्रह का स्वरूप। इसमें बताया गया है कि भाई सत्य की खोज, गांधी जी का मानना है कि अधिकांश संघर्ष की जड़ें जो है आपका अन्याय और केवल सत्य शक्ति की दूर से रखा गया है। यानी या तो हर एक व्यक्ति आज के ज़माने में संघर्ष क्यों कर रहा है, संघर्ष करने का पीछे ये है कि उसके साथ कुछ ना कुछ अन्याय हुआ है या फिर उसको सत्य से दूर रखा गया है। याद रखना आप सभी को। और सत्याग्रह का जो मूल उद्देश्य है वो लोगों को डराने के लिए नहीं, याद रखना आप सभी को। सत्याग्रह का जो तरीका है वो लोगों को शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बातों से मनवाने से है।
अहिंसात्मक की बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। हृदय परिवर्तन की बात इसमें करते हैं। गांधी जी ने कहा है, क्या कहा है कि संघर्ष को जीत हार के खेल के रूप में नहीं बल्कि सहयोग मात्र के रूप में देखना चाहिए, हर एक रास्ते को, हर एक मार्ग को। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आप सभी का, संघर्ष समाधान के लिए विभिन्न उपाय, असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास, सत्याग्रह। ये सारे सारे तरीके हैं जिसके तरीके से हम क्या कर सकते हैं, संघर्ष को रोक सकते हैं। अगला है, संघर्ष समाधान की क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले साध्य और साधन की पवित्रता, दूसरा लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधीवादी शांतिवाद का प्रमुख क्या विशेषता है। गांधी जी के शांति पर क्या विचार है, इसके बारे में आपको बताना है। तो गांधी जी जो है वो शांतिवाद का मतलब ये नहीं कहते कि युद्ध बंद कर दो शांति स्थापित हो जाएगी, नहीं। गांधी जी का कहना है, गांधी जी जो है एक सकारात्मक और जीवन मूल्य दर्शन है। गांधी जी का ये भी कहना था कि शांति स्थापित करने के लिए हमको युद्ध नहीं करना चाहिए, सबसे पहले बात शांतिवादी तरीके से रहना चाहिए, अहिंसा को दूर रखना चाहिए, ये सब चीजों को ध्यान रखना है। गांधी जी ने जो शक्ति की जो पूरी अवधारणा है, राज्य की जो अवधारणा है, उसको पूरी तरीके से अस्वीकृत कर दिया, याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के संविधानवाद पर विचार। गांधी जी के संविधानवाद पे विचार बताने हैं। तो संविधानवाद का मतलब बेसिकली उन्होंने कहा है कि भाई पारंपरिक उदारवाद से भिन्न होता है, पहली बात। तो गांधी जी की संविधानवाद की अवधारणा होगा पारंपरिक उदारवादी भावना से अलग है। आधुनिक संविधान में कानून, शासन, लिखित दस्तावेज, संस्थाओं द्वारा शक्ति का उपयोग होना, सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है। वहीं गांधी जी जो है आपका संविधानवाद में नैतिक शासन की बात करते हैं, अहिंसा पर बल डालते हैं, अहिंसक समाज लगाने की बात करते हैं। और गांधी जी के लिए संविधान को केवल एक नियमों का संग्रह नहीं बल्कि एक ऐसा ढांचा के रूप में प्रस्तुत किया है जिसको स्वशासन तक ले जाया जा सके। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगला कॉन्सेप्ट है आप सभी का, संविधानवाद और आधार विकेंद्रीकरण। गांधी जी का मानना था कि किसी भी संविधान का मुख्य उद्देश्य सत्ता केंद्रित नहीं होना चाहिए। संविधान के नियमों को अलग अलग जगह पर बांट देना चाहिए ताकि कोई भी एक सरकार जो है वो अपनी मनमानी ना कर सके। उन्होंने समुद्र के घेरे जैसे समुद्री प्रणाली का झुकाव तथा सत्ता का केंद्र गांव में ना होना, राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति, इसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने शासन के लिए सुझाव दिए। उनके लिए संविधानवाद का अर्थ था कि भाई स्थानीय समुदाय को अपनी समस्या का समाधान करने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक हिंसा को रोकने के लिए, संरचनात्मक हिंसा जो है इसको रोकने के लिए गांधीवादी ने क्या क्या परामर्श दिए। तो सबसे पहली बात तो हमको क्या करना होगा, संरचनात्मक हिंसा जिसकी वजह से भी बढ़ रही है, गांधी जी का कहना था गरीबी, बेरोजगारी, जातिगत भेदभाव, छुआछूत, असमानता, ये सब संरचनात्मक हिंसा के प्रमुख उदाहरण है। ये एक ऐसी हिंसा होती है जो बंदूक की नोक से नहीं बल्कि प्रगति की उपेक्षा और शोषण से होती है। यानी अगर हम देखें तो किसी देश को डराने धमकाकर हम इसमें नहीं जोड़, हम इसमें चीज़ों को नहीं ले जाते या उस पर अपना प्रभाव डालते, बल्कि शोषण करने की वजह से इसमें होता है। इसीलिए एक ही जगह सत्ता का केंद्रित नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने क्या किया है, आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात करिए, ट्रस्टीशिप की बात करिए कि भाई जिसके पास अधिकार है, जो भी इस चीज को कर रहा है तो इस चीज को सुनिश्चित करे। आई होप आपको क्लियर होगा। सामाजिक समरसता, इसका मतलब क्या है कि भेदभाव को खत्म करके समाज में हृदय परिवर्तन लोगों का लेकर आना है, ध्यान रखना आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की राजनीतिक चिंतन और सामयिक जो प्रासंगिकता है वो बतानी है। गांधी जी का जो राजनीतिक चिंतन है, चाहे वो स्वराज की बात करें हम, चाहे हम राज्य की बात करें, चाहे हम अहिंसा की बात करें, चाहे हम असहयोग की बात करें, किसी भी विचार की बात करें, तो उसमें कौन कौन से विचार प्रमुख है और आज भी हमारे लिए प्रमुख है, वो इस क्वेश्चन में बताना है। आई होप आपको वैसे तो क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, उपनिवेशवाद के विरुद्ध में गांधी जी ने हिंसात्मक संघर्ष का विश्लेषण करने के लिए स्वराज की सहायता मांगी थी, याद रखना आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के अधिकार पर गांधी जी के क्या विचार है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाना है आपसे।
महिलाओं के लिए जैसे अहिंसा की बात करी उन्होंने, समाज में समानता की बात करी है, राजनीतिक पार्टिसिपेशन में उनकी भूमिका बढ़ाने की बात करी है, अडल्ट एज एजुकेशन की बात करी है। इसके अलावा समाज में जो भी कुरीतियाँ फैली हुई है, उन कुरीतियों को खत्म करने की इसके अंदर बात की गई है। याद रखना है। गांधी जी ऐसा चाहते थे कि हमारे देश में आर्थिक रूप से क्या हो जाए, समानता आ जाए। आर्थिक रूप से समानता आने का मतलब सिंपल सा ये है कि भाई महिलाएं भी राजनीतिक रूप में अपनी पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित कर सके। याद रखना आप सभी को। गांधी जी ने औद्योगिकरण का विरोध कैसे किया, तो आप सभी को जानता है, एक उद्योग कई लोगों को काम करने लगती है, तो गांधी जी औद्योगिकरण के आलोचक थे। उनका कहना था औद्योगिकरण से कई सारी समस्या उत्पन्न हो रही, पर्यावरण की समस्या है। दूसरा क्या है, औद्योगिकरण की वजह से गांधीवादी की आलोचना हो रही है, औद्योगिकरण की वजह से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, शक्ति का केंद्रीकरण नहीं टिक पा रहा है। इसके अलावा गांधी जी का विकल्प जो है विकेंद्रित समाज का है, विकेंद्रित समाज। हमें एक ऐसा समाज बनाना है, हमें ऐसी शासन व्यवस्था बनानी है जो विकेंद्रित हो, जिसका कोई केंद्र ना हो। आई होप आपको ये क्लियर होगा। गांधी जी के धर्म और राजनीति संबंधित विचार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी की स्वराज की अवधारणा ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। गांधी जी की स्वराज की अवधारणा हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सर्वोदय की अवधारणा ये भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ट्रस्टीशिप के बारे में बात हो रही है, तो ट्रस्टीशिप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जो को सरकार ने छोड़ दिया है उसका उन्मूलन ना हो। याद रखना आप सभी को। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। बाकी आप लोगों के लिए वीडियो कैसी रही आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन वो है, अब जो क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को इसमें ज़्यादा बताया नहीं, जो बताया है वो ठीक है। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय